हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टिस24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम भौतिक विज्ञान से अध्याय 4 लेकर आए हैं, जो कि टॉपिक है तरंग से संबंधित। तो आइए देखते हैं तरंग में कितने वेव, यानी तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव। तो वेव में कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे पिछले अध्याय यानी अध्याय 321 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आप लोग को वहाँ उपलब्ध हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं तरंग से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, n ही होगी। ठीक, चलिए इसका थोड़ा देते हैं डिटेल। तो यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी n ही होगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि का। ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग यांत्रिक एवं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती है एवं अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंग, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है। ध्वनि तरंगे तीनों माध्यम में संचरित होती है, ठोस, द्रव एवं गैसों में। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, यानी किसी माध्यम का ताप बढ़ गया तो उस पर ध्वनि का वेग बढ़ जाती है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, ध्वनि का तरत किस पर निर्भर है? तो ध्वनि का तरत आपको आवृत्ति पर निर्भर होती है। ठीक, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, ठीक, तरत्व कहलाता है। ध्वनि का तरत उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरत अधिक होता है। अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि का तरत होता है ना, जो अधिक होता है, और वह ध्वनि पतली होती है। ठीक, जबकि कम आवृत्ति वाले ध्वनि का तरत्व कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। जैसे देख लेते हैं, पुरुष की ध्वनि है जो स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि पुरुष की ध्वनि हल्की आपको मोटी होती है और स्त्रियों की हल्की पिंच होती है, यानी पतली होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तन क्या होती है? तो दृश्य प्रकाश के रूप में होती है। कैसे होती है? दृश्य प्रकाश के रूप में होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकार के रूप में प्रकट होती है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में उच्च प्रतिरोधकता वाली धातुओं की तंतु प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह से अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगता है। यह प्रभाव उद्दीप्त कहलाता है। ठीक, इस प्रकार यह विद्युत ऊर्जा को दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण के स्तर की इकाई डेसिबल है। ठीक, तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, जिसे हम शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगी ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। अब देख लेते हैं इसका डेसिबल किस किस फॉर्म में अलग अलग होती है। तो देखते हैं, अगर मनुष्य सामान्य श्वसन करता है तो उस समय आपको 10 डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है। फुसफुसाता है तो कितनी होती है? 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत करते हैं तो 50 से 65 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ट्रैफिक का शोर आपको 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। ट्रेन की आवाज 100 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 डेसिबल। फिर देखते हैं तो रॉक कॉन्सर्ट 110 डेसिबल ही होता है। उसके बाद जेट वायुयान उड़ान भरते समय उसकी आवाजें कितनी डेसिबल होती है? तो 130 डेसिबल। पटाखों की शोर 145 डेसिबल और रॉकेट लॉन्च
जब होता है उस समय 180 डेसिबल की शोर होती है। आगे देखते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप से संबंधित है। ठीक, भूकंप से संबंधित है। आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस अथवा हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंग का अनुभव सबसे पहले होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो देख लेते हैं, इसमें माइक्रोफोन द्वारा हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें और देख लें तो लाउड स्पीकर आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल आपको सौर ऊर्जा को आपको विद्युत में परिवर्तित करता है। ग्रामोफोन है जो ये है ध्वनि को विद्युत को आपको ध्वनि में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं डिटेल में। हम माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायाफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगे को आघात से कंपन करने लगता है। इसके कंपन के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करने लगते हैं। ये कंपन एक विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं जो दूसरे सिग्नल पर जुड़े हुए लाउडस्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल जाते हैं। अब देखते हैं एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किए थे रोंटगन ने। ठीक, एक्सरे विद्युत चुंबकीय वर्णक का भाग है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है एक एक्सरे। इनकी खोज जर्मन प्रोफेसर, कहाँ के? जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कोनरेड रोंटगन ने 1895 ईस्वी में की थी। इसलिए एक्स किरणें को रोंटगन विकिरण भी कहा जाता है। ठीक, अधिकांश एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर के बीच होती है। आगे चलते हैं। खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। क्यों? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। ठीक, दृश्य प्रकाश वर्णक्रम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग यानी उसको बोलते हैं इंग्लिश में बैंगनी को वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दिखाई देता है। इसी कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली अवशिष्ट पट्टी लगी होती है जो एक तापीय स्रोत से जुड़ी होती है। जब यह पट्टी तापीय विकिरण के संपर्क में आती है तो विकिरण को अवशोषण करने के कारण इसका ताप बढ़ जाता है। तापमान में हुए यह परिवर्तन प्रतिरोधी थर्मामीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं प्रसरव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो प्रसरव तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होता है। ठीक, प्रसरव तरंग की आवृत्ति। प्रसरव तरंग ध्वनि तरंग का एक प्रकार है। ठीक, मनुष्य के सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला अपश्रव तरंग, दूसरा श्रव तरंग, तीसरा प्रश्रव तरंग। अपश्रव तरंग को बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव और श्रव तरंग को बोलते हैं ऑडिलेबल वेव और प्रश्रव तरंग को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो देख लेते हैं अपश्रव तरंग 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मनुष्य इस तरंगों को सुनने में सक्षम है। मनुष्य अपश्रव तरंगों को सुनता है जो 20 हर्ट्ज से
कम की आवृत्ति वाली होती है। श्रव्य तरंगे देखें तो श्रव्य तरंगे को 20 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज मनुष्य इन्हें तरंगे को सुनने में सक्षम है। 20 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज मनुष्य इन्हीं तरंगों को सुनने में सक्षम है। प्रस्रव तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक मनुष्य इस तरंग को सुनने में सक्षम होता है। प्रस्रव तरंगे का उपयोग देख लेते हैं। प्रस्रव तरंगे का उपयोग कहाँ कहाँ होती है तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में हम प्रस्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रस्रव तरंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, अब पूछ भी सकते हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा। ये VVI यहाँ पे पैराग्राफ है, तो देख लेते हैं फिर से इसको। प्रस्रव तरंगे उपयोग कहाँ कहाँ होती है तो संकेत भेजने में प्रस्रव तरंगे का उपयोग होता है, समुद्र की गहराई पता लगाने में होता है, मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने में प्रस्रव तरंगे का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। रेडियो तरंगे के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है तो आयन मंडल। ठीक, रेडियो तरंगे उच्च तरंग दैर्घ्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति लो फ्रिक्वेंसी वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगे को प्रसारण में आयन मंडल स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका, जो पृथ्वी की सतह से समान 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आयन मंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों का उच्च संकेंद्रण है, जिस कारण निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। रेडियो तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस माध्यम से ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती, सॉरी एडिट होने में थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ जिसमें देखते हैं तो लोहे के छड़ में ध्वनि है जो सबसे अपेक्षाकृत तेज चलती है। ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम, यानी ध्वनि चाल सबसे कम गैसीय माध्यम में, उसके बाद द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक तथा ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, यानी ध्वनि का चाल ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैसीय में कम होता है और उससे ज्यादा द्रव में। आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो 343 मीटर पर सेकेंड। जल में उसकी चाल होती है 1484 मीटर पर सेकेंड। और कठोर पदार्थ जैसे हीरे में 12,000 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे देखते हैं। इसलिए उपयुक्त विकल्प में ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम यानी 267 मीटर, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है 267 मीटर पर सेकेंड। वाष्प में 477.5 मीटर पर सेकेंड और जल में 1484 मीटर पर सेकेंड होती है। अपेक्षाकृत अधिक तथा लोहे की छड़ में आपको एक कॉमन 130 मीटर पर सेकेंड से सर्वाधिक होता है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। किसी शांत जल में पृथ्वी पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह के लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा में अनुप्रस्थ तरंगे का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में चुंबकीय अनुदान चित्रण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। एक चिकित्सीय तकनीक है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों को चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीन में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और आगे शिकार अथवा मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं तो चमगादड़ और डॉल्फिन आपका प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ और डॉल्फिन, चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा स्थित
निर्धारण विधि के द्वारा अपने शिकार एवं मार्ग बाधाओं का पता लगाते हैं। ये दोनों जीव प्रस्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। कौन? तो चमगादड़ और डॉल्फिन। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंग के भांति मार्ग की रुकावट में टकराने के बाद उद्गमन स्रोत तक लौट आती है। इस प्रकार यह अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ठीक, ध्वनि तरंगे किस में चलती है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में। आगे चलते हैं, इस ऑप्शन के अनुसार इसमें हम आंसर बता रहे थे, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। आगे चलते हैं, ध्वनि तरंगे के संचारण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे की गति गैसीय माध्यम में सबसे कम, द्रव में अपेक्षाकृत गैस से अधिक तथा ठोस में सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होता है? तो आपको गामा किरणों में आपको पराबैंगनी ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है गामा किरणें में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणें में होती है। सर्वाधिक ऊर्जा भी होती है इसमें और आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य भी गामा किरणें में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ठीक, तो कम तरंग दैर्घ्य, उच्च आवृत्ति एवं उच्च ऊर्जा होती है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव किरणें और रेडियो किरणें। उच्च तरंग दैर्घ्य, निम्न आवृत्ति एवं निम्न ऊर्जा होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये। आगे देखते हैं, आगे है ये लास्ट हमारा पेज होगा इस वीडियो को। तो प्लीज अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी किरणें? तो एक्स किरणें आपको सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड टोमोग्राफी। कंपाउंड टोमोग्राफी स्कैन मानव शरीर के अंगों की चिकित्सीय परीक्षण की एक विधि है जिसमें एक्स किरणें एवं कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थाइयों आदि को चित्र निर्मित किए जाते हैं। सीटी स्कैन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों के चित्र एक्सरे की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से एवं विभिन्न कोणों से लिए जाते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रॉथ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, उसको वेव लेंथ कहते हैं। किसी माध्यम से एक कण द्वारा पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर लगातार श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कॉस्मिक्स किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कॉस्मिक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कॉस्मिक्स किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा का विकिरण यानी हाई एनर्जी रेडिएशन है जो मुख्यतः सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होता है। ये किरणें अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरणें की खोज वर्ष 1912 ईस्वी में वैज्ञानिक विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। ठीक, तो चलिए आज का तरंग में इतना ही वीडियो था तरंग टॉपिक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।